हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक है, उसके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर है, शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल अदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। बात करते हैं मानचित्रकार किसे कहते हैं। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्रकार कहते हैं। जैसे कि मानचित्र 1 और 2 पर देखते हैं कि जो हमारा मानचित्र 1 है, ये अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। आप देख सकते हैं, ये अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया हुआ मानचित्र का नक्शा है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय महाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2, जो कि एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में जो है दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम जो हैं अरबी भाषा में दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है। जो मानचित्र दूसरा है, ये वाला हमारा, ये 18वीं सदी के आरंभ में विलियम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप जो है बनाया गया था। देख सकते हैं आप, ये भारत का मानचित्र है जिसमें दक्षिण भारत के हिस्से को दिखाया गया है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और यह है कि यह दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का, संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली के बारे में जानेंगे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं का संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से जो है भिन्न है। यह भाषा सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द जैसे है, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। यानी कि जो हम हिंदुस्तान जानते हैं आज ये भारत के अर्थ में जानते हैं कि हमारा यह भारत है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो स्थित इलाके थे उनसे था। इस उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द वो प्रयोग करते थे वो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भी आते थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो स्थित इलाके थे, उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था। इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो जो बाबर ने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, वो यहाँ के इस उपमहाद्वीप के भूगोल के बारे में, यानी कि जलवायु है, जहाँ के भूमि है,
पशु पक्षी है, यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ ही समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। यानी कि जो पहले इतिहासकार जो है, उनको बहुत सावधान रहना पड़ता था, ताकि अतीत में जो शब्द यूज़ कर रहे हैं उनके कुछ अलग अर्थ ना हो। जैसे कि हमने विदेशी शब्द है, तो उनका मानना था कि जो विदेशी होते हैं वो भारतीय नहीं होते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, यानी यदि कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र अलग से आ रहा है, तो वो उसे विदेशी मानते थे। जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव के में रहने वाले दो अलग अलग किसान जो हैं, धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के बारे में तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। जो इतिहासकार हैं इस काल की जो सूचना लेते हैं वो सिक्कों से, शिलालेखों से, स्थापत्य यानी जो भवन निर्माण कला थी पहले की, और लिखित सामग्री पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें पहले से ही काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीमे धीमे क्या करते हैं, कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते में आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। जैसे जैसे कागज की मांग ज़्यादा हुई, तो इसका प्रयोग भी ज़्यादा बढ़ने लगा। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। तो पांडुलिपियों और को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग बहुत ही कठिन होता है। तो अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करने का स्थान होता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन-देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक नकल नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते ही होंगे कि यह काम आसान नहीं है। जैसे कि पहले के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो चलते नहीं थे, तो पहले क्या होता था, जो लिपिक होते थे या नकल नवीस होते थे, वो हाथ से ही अपने पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, उनकी फोटोकॉपी करते थे। मगर जैसे हमने कभी अपने स्कूल टाइम में अपने दोस्तों की जो नोट्स ली होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको अब मजबूर होकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है हमें कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे
छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। जैसे कि अगर आपको सेम नहीं मिल रहा है अगर कोई चीज़, तो आप उसका अंदाज़ा लगा के अपने मन से कोई उसी समान लिख देते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। जैसे कि अगर ये कोई ओरिजिनल पांडुलिपि है तो इसकी फोटोकॉपी एग्जैक्ट ना होकर के कुछ भिन्न होती थी। जैसे कोई लिखावट अगर समझ में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, उसे अंदाज़ा लगा के उसको अपने मन से कोई अंदाज़ा लगा के लिख सकते हैं। और जब कोई दूसरा इसकी फोटोकॉपी या नकल नवीस जैसे होते थे तो उनको प्रतिलिपि बनाते थे, तो उनको भी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती थी, तो वो भी अपने मन से अंदाज़ा लगा करके इसको लिख देते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। धीरे धीरे इस प्रकार देखा जाए तो बहुत अंतर आ जाता था। यानी कि ओरिजिनल कॉपी जो थी उससे मूल कॉपी से क्या है, जो अंतिम प्रति होती हो जाती थी तो उसमें बहुत अंतर आ जाता, बहुत अंतर होता था उसमें। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इधर बाएं तरफ एक पॉइंट दिया गया है, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। जो सिक्स्थ लिपि थी दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन होती है। यानी जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं तो वो बाईं ओर से दाईं ओर तरफ लिखते हैं, और जो उर्दू लिखी जाती थी वो दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती थी। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब बात करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे अकाल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों। जैसे आग्नेय अस्त्र क्या है, जो कि बारूद और बारूद वाले हथियार होते थे, उन्हें आग्नेयास्त्र कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ नजर आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत यानी कि जो राजा का पुत्र होता था उसे राजपूत कहते थे, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी नजर आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के
अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम तथा कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। जो कायस्थ होती थी वो लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति होती थी। आदि समूहों ने भी उसका लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यानी कि पर्यावास जो होते थे अपना स्थान एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते थे, उन्हें हम पर्यावास कहते हैं। कुछ कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। आगे कहा गया है कि वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोगों के पास मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। जैसे जैसे हमारे समाज में अंतर बढ़ने लगा तो लोग जाति उपजाति में बढ़ने लगे और उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। जो निम्न कार्य करता था उसे नीचा और जो उच्च कार्य करते थे उन्हें ऊंचे दर्जे का पद मिलता था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी सत्ता या प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। आगे कहा गया कि एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जैसे कोई एक कास्ट है, जैसे ए है, तो ये कास्ट जो है क्या करेंगे कि अपनी कास्ट के जब भी नियम होंगे तो उनको भी फॉलो करेंगे और जो उस गांव के जो भी नियम हैं उस गांव का भी नियम को फॉलो करेंगे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आगे देखते हैं कि इस क्षेत्र और साम्राज्य पर क्या असर पड़ा। तो जो चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल था 1266 से 1287 तक, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, जिसे गौड़ कहते थे, वहाँ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसका पूरा नाम गज्जन था, उस तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों की अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश करते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब बात करते हैं भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। तो सन 1318 में जो कवि अमीर खुसरो थे, उन्होंने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। जैसे कि सिंधी लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिणी कर्नाटक में है, तेलंगानी, गुजरी गुजरात में, महाबारी जो कि तमिलनाडु में बोली जाती थी, और गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भाषा बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण समाज जानते हैं। यह आम जनता नहीं जानती इसे। तो अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, उनमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, ये आपको ध्यान नहीं देना है।
आगे बात करते हैं कि सन 700 तक कई क्षेत्रों तक अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र किसी विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी-कभी चोल, खुलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन 8 वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता जा रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य से हमें यह पता उनके कई परंपराओं से लगता है जो कि एक उन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और एक कुछ समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की एक प्रकृति एक दूसरे को काटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि इनके क्षेत्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब बात करते हैं कि पुराने और नए धर्म में क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे जो नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। अब बात करते हैं कि संरक्षक कौन होता है। तो कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हुए, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता और अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो जो मुस्लिम में दो समुदाय थे। जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद जो थे उनके अली के उनके नियमों को मानते थे, और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को क्या करते थे, उनके नियम को मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं।
ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बाँट दिया जाए, समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो विभाजन था, इस विचार पर आधारित था कि शासकों को धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी जो उपेक्षा हो जाती थी। इस काल में विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक, सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों के समाज के विस्तार में, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी-कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों के से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे ये आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।